जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, रेलवे की स्पेशल क्लासेस, और मोस्टली ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसके लिए सफिशिएंट क्लासेज हैं। अगर आप अंत तक इन क्लास के साथ जुड़े रहते हैं तो ग्रुप डी में साइंस के सेक्शन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो हमने चैप्टर कल पढ़ा था मात्रक एवं मापन, उसका आज हम भाग 2 करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 करने वाले हैं। कल मात्रक एवं मापन की जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई थी और हमने इसमें भौतिक राशियां और भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो चीजें मैंने आपको समझाई थी, बताई थी। तो एक बार उन पर नजर डालते हैं कि क्या कुछ चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बताई, आपको याद हैं या आप भूल चुके हैं उन चीजों को। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, यानी कि जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, वो सभी भौतिक राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अब बात आती है इनके वर्गीकरण की। तो क्लासिफिकेशन इनका जो होता है वो 2 आधार पर किया जाता है, यानी कि 2 आधार हैं इनके वर्गीकरण के, इनके क्लासिफिकेशन के 2 आधार मैंने आपको बताए थे। पहला था दिशा और परिमाण के आधार पर और दूसरा मात्रा के मापन के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। मात्रक एवं मापन के आधार पर भी भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं, व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां। अब बात आती है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए आपको ओनली किसकी आवश्यकता पड़े, परिमाण की, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, वो अदिश राशियां होती हैं। और जिनमें दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए, वो सदिश राशियां होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने मान के लिए यानी कि अपनी वैल्यू के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र तो होती हैं, जिनका मान आप डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि लंबाई हो गई, तो लंबाई मापने के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है या किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी है। तो लंबाई एक मूल राशि होगी, यानी कि मूल भौतिक राशि होगी। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो वे राशियां जो अपने मान के लिए यानी कि अपनी वैल्यू के लिए किसी अन्य या फिर मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको लंबाई और चौड़ाई पता। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और अन्य जो हमारी कंसेप्ट हैं, थ्योरम है, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे कि कौन कौन से थ्योरम इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। तो देखो, प्रत्येक मापी गई माप में एक संख्या और एक इकाई होती है। इस लाइन का क्या मतलब है और इससे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, वो चीज समझने के लिए आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपने कोई राशि मापी है, कोई भौतिक राशि का मेजरमेंट आपने किया है और आप उसे व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कोई भौतिक राशि है और उसका मेजरमेंट आपने कर लिया है और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि व्यक्त करना है, कहीं दर्शाना है, तो उसमें आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे कि मान के चलो आपने अपनी लंबाई का मेजरमेंट किया है, आपने अपनी लंबाई को मापा है, किसको? लंबाई को। तो अब आपने अपनी लंबाई माप ली, आपने इसका जो मेजरमेंट है वो कर लिया। अब इसको कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि व्यक्त करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं आपसे अब पूछूं कि आपकी लंबाई कितनी है, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि मेरी हाइट 180 है। क्या है? 180 है। तो क्या ये पर्याप्त है? क्या इतना कहने से मैं समझ जाऊंगा कि आपकी लंबाई कितनी है? तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। आपको इसके पीछे कोई यूनिट भी लगाना पड़ेगा जिससे मैं समझ पाऊं कि आपकी लंबाई 180 फुट है या 180 सेंटीमीटर है या 180 मीटर है। कोई ना कोई यूनिट आपको इसके पीछे लगाना पड़ेगा जिससे मेरी समझ में आए कि आपकी जो लंबाई है वो कितनी है। केवल ये कह देने से कि मेरी लंबाई 180 है, ये कहने से मेरी समझ में नहीं आएगी कि आपकी लंबाई कितनी है। तो आपको यहां पर पीछे सेंटीमीटर भी लगाना पड़ेगा कि मेरी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। अब मैं समझूंगा कि आपकी एक्चुअल लंबाई है क्या। तो कितनी चीजों की आपको जरूरत पड़ी किसी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीजों की आपको जरूरत पड़ी? एक तो ये 180 सेंटीमीटर एक संख्या यानी कि आंकिक मान, क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि आंकिक मान है। तो आंकिक मान की आपको जरूरत पड़ी। आंकिक मान क्या है? तो 180 जो लिखा हुआ है
जो संख्या लिखी हुई है इसी को क्या बोलते हैं, आंकिक मान। मतलब ये अंकों में मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये आंकिक मान की आवश्यकता आपको होगी किसी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये सेंटीमीटर क्या है, तो भैया ये एक यूनिट है, एक इकाई है कि 180 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी इकाई मेरी लंबाई है। तो ये क्या हो गया भाई, ये एक मात्रक हो गया। क्या मात्रक, ये एक मात्रक है सेंटीमीटर। अब ये मात्रक आप देखते होंगे कि कई प्रकार के ये मात्रक होते हैं। कोई अपनी हाइट इंचेज में बताता है, कोई फुट में बताता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी हाइट कितनी है, तो 6 फुट है। जैसे कि ग्रेट खली की आपने हाइट भी देखी हुई, तो ज्यादातर फुट में बताई जाती है। और सेंटीमीटर, मीटर, इन सभी में आप लंबाई को माप सकते हैं। सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं, इंचेज में भी माप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, मात्रक हैं, यानी कि यूनिट हैं। तो दो चीजों की आपको आवश्यकता होगी किसी भी भौतिक राशि की माप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि हमारी क्लास को चलते हुए कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, ये चीज आपको रिप्रेजेंट करनी है, यानी कि दर्शानी है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि हमारी क्लास को चलते हुए 10 मिनट हो गई। क्या हो गई, 10 मिनट हो गई भैया, क्या हो गई, 10 मिनट हो गई। तो 10 मिनट में आपको ये आंकिक मान की आवश्यकता हुई और एक यूनिट की आपको आवश्यकता हुई, जो कि मिनट आपने लिखा है। यहां आप इसको सेकंड में भी व्यक्त कर सकते थे और घंटे में भी व्यक्त कर सकते थे। इस तरीके से आप इस टाइम को दर्शा सकते थे यहाँ पर दो चीजों की सहायता से। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर आप किसी भौतिक राशि की जो वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे दर्शाना चाहते हैं, तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो आंकिक मान और एक मात्रक। आंकिक मान और मात्रक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यही चीज आपको यहां समझाने की कोशिश हुई है कि प्रत्येक मापी गई माप में एक संख्या और एक इकाई होती है, यानी कि एक यूनिट होता है। तो यहाँ पर जैसे मिनट लिखा हुआ है तो ये एक यूनिट है, और ये जो 10 लिखे हुए हैं ये आंकिक मान है, यानी कि एक संख्या है। उसी प्रकार यहाँ सेंटीमीटर एक यूनिट है, यानी कि एक मात्रक है, और ये जो 180 लिखा है ये क्या है, आंकिक मान है, यानी कि एक संख्या है। इतनी चीज आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियां, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आपने बताया 180 सेंटीमीटर। इसी चीज को आप फिट में भी बदल के बता सकते थे कि मेरी हाइट 6 फुट है। क्या कह सकते थे, मेरी हाइट 6 फुट है। और आप इसको इंचेज में भी बता सकते थे, मीटर में भी बता सकते थे। तो वहां यहां पर आपको यही चीज समझाने की कोशिश हो रही है, विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियां, मतलब जो यूनिट होती हैं वो एक तरह की नहीं होती हैं, कई प्रकार की यूनिट होती हैं। जैसे हम लंबाई की बात करें, किसकी, लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो लंबाई को आप मीटर में माप सकते हैं। किसमें, मीटर में माप सकते हैं। क्या ये बात सही है, तो जी हाँ माप सकते हैं। किलोमीटर में भी माप सकते हैं, किसमें, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। और किस में माप सकते हैं भैया, तो सेंटीमीटर में माप सकते हैं और फुट में भी माप सकते हैं। तो आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को कि लंबाई को मापने के कई यूनिट होते हैं, यानी कि कई मात्रक होते हैं। सेम सिमिलरली जैसे हम समय की बात करें तो समय को भी मापने के कई मात्रक आपने जरूर सुने होंगे। जैसे कि घंटे में भी समय को बताया जाता है, सेकंड में भी बताया जाता है, मिनट में भी बताया जाता है। और सिमिलरली अन्य जैसे कि द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को भी आप कई मात्रक द्वारा माप सकते हैं। द्रव्यमान में क्या क्या होता है, तो ग्राम होता है, पाउंड होता है, किलोग्राम होता है, कई मात्रक द्रव्यमान के भी होते हैं। तो वही चीज है, विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियां प्रचलन में है, यानी कि आज के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रकों का यूज किया जाता है। अब परेशानी क्या है भैया, तो परेशानी अभी आपके सामने आएगी। अभी आप यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ी ही देर में परेशानी भी आपको पता चल जाएगी। तो देखिए, इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली, ये एक विशेष प्रणाली है। विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियां हैं। अगर आप लंबाई मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं और फुट में भी माप सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप किस में लंबाई मापना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो आपने मीटर में माप ली, और आपकी इच्छा हुई तो किलोमीटर में भी माप सकते हो, तो इच्छा हुई तो फुट में भी। सेम अदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो उसी तरह के तरीके से अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रणालियां चल रही हैं किसकी, इकाई की। तो ये पहली प्रणालियां है, कहाँ की प्रणाली है, इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली। ये एक प्रणाली है, एक विशेष प्रणाली है। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली को एफपीएस प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता है।
इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड होता है तथा समय का सेकंड होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एफ पी एस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। यानी कि जो लंबाई होगी उसे हम फुट में मापेंगे और जो द्रव्यमान होगा उसे पाउंड में मापेंगे और जो समय होगा उसे सेकंड में मापेंगे। कौन सी प्रणाली के अंतर्गत, तो इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत। जो ये प्रणाली है वो ज्यादातर जो ब्रिटिश देश है यानी कि इंग्लैंड है वहां पर प्रचलन में है, वहां पर इस प्रणाली का यूज किया जाता था, यानी कि वहीं से ये प्रणाली उत्पन्न हुई थी। कौन सी, एफपीएस सिस्टम। यहाँ पर एफ किसके लिए है, यानी कि फुट लंबाई के लिए, पी किसके लिए है, पाउंड यानी कि द्रव्यमान के लिए, एस किसके लिए है, सेकंड यानी कि समय के लिए। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा भैया, लंबाई मापी जाएगी फुट में, द्रव्यमान मापा जाएगा पाउंड में और समय मापा जाएगा सेकंड में। अब क्या ये अकेली यही प्रणाली है, क्या बस हम लंबाई और जो है आपका द्रव्यमान और समय को क्या इन्हीं तीनों मात्रकों द्वारा माप सकते हैं, तो जी नहीं, कई अन्य प्रणालियां भी चलती हैं। जैसे कि गॉसियन प्रणाली एक प्रणाली है। कौन सी है, गॉसियन प्रणाली यानी कि गॉसियन सिस्टम। इस प्रणाली को सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है। कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, इसमें सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसीलिए इसे सीजीएस पद्धति बोलते हैं। कौन सी, सीजीएस पद्धति। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई के लिए है और जो ग्राम है वो द्रव्यमान के लिए है और सेकंड किसके लिए है, समय के लिए है। तो ये एक अलग तरह की प्रणाली है, गॉसियन प्रणाली। यानी कि जो लोग गॉसियन प्रणाली को फॉलो करते हैं वो लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, और जो गॉसियन प्रणाली को फॉलो करेंगे वो द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे। सिमिलरली मैंने अभी आपको ब्रिटिश प्रणाली बताई, तो ब्रिटिश प्रणाली को फॉलो करने वाले लोग लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे। इसी प्रकार गॉसियन प्रणाली को मानने वाले लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में। अब क्या दो ही प्रणाली है, तो जी नहीं, एक और है। कई प्रणालियां यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रणालियां प्रचलन में हैं। किसके लिए, मापन के लिए, मतलब भौतिक राशियों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियां प्रचलन में है, यानी कि उनका यूज किया जाता है। अब एमकेएस पद्धति में क्या है, तो एमकेएस पद्धति यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है, यानी कि मैकेनिक्स में इसका यूज होता है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है। कौन सी प्रणाली, एमकेएस पद्धति। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है निम्न में से कौन सी पद्धति मैकेनिक्स में यूज होती है यानी कि प्रयोग होती है, तो कौन सी है, एमकेएस पद्धति। इस प्रणाली में लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। जैसे एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, आप समझ सकते हैं और यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये प्रणालियां हैं विभिन्न प्रकार की। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको कम से कम 3 या 4 प्रणाली बताई भौतिक राशियों के मापन की, तो पूरे विश्व में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एमकेएस पद्धति को फॉलो करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एफपीएस पद्धति को फॉलो करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीजीएस पद्धति को फॉलो करेंगे। तो क्या ये सिस्टम चल सकता है, क्या इसी तरीके से भौतिक राशियों का गुजारा हो सकता है, तो नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखिए, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मान के चलो ये कोई कंट्री अलग है और ये एक कंट्री है, 3 कंट्री है अलग अलग। इन तीनों कंट्री में अलग अलग पद्धति फॉलो की जाती है भौतिक राशियों के मापन के लिए। अगर मान के चलो यहां पर द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, किसमें, किलोग्राम में, यहां ग्राम में मापा जाता है और यहां पर पाउंड में मापा जाता है, किसमें, पाउंड में। अगर यहां से कोई चीज हमें यहां पर एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि यहां भेजनी है कोई चीज, इस देश में भेजनी है, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग इसे किलोग्राम में समझेंगे और हम इसको पाउंड में माप के भेज रहे हैं, तो इस तरीके से गड़बड़ होती रहेगी जब तक कोई एक प्रणाली सार्वभौमिक ना हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई एक प्रणाली लागू नहीं हो जाती, जब तक ये दिक्कत चलती रहेगी। कोई किलोग्राम कहेगा उसको, कोई पाउंड कहेगा, कोई ग्राम कहेगा। अब हम ये कहेंगे हम क्यों पाउंड में मापें, हम तो भैया ग्राम में नापते हैं, हम तो ग्राम में ही मापेंगे। कोई कहेगा नहीं हमें तो किलोग्राम में चाहिए। तो इस तरीके से झगड़े होते रहेंगे और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसी के समाधान के लिए क्या होगा, 1971 में, कब, 1971 में 1971 में आपके लिए एसआई पद्धति लागू की गई।
कौन सी? एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट 1971 में प्रारंभ हुई अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा। तो इसी वजह से कि झगड़ा ना हो और कोई भी अपनी अपनी प्रणाली को बढ़ाने की कोशिश ना करे, इसीलिए एक पर्टिकुलर विशेष प्रणाली लागू की गई जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना जाएगा। यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी को ये प्रणाली फॉलो करनी पड़ेगी। और जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होगा तो वो कौन सी प्रणाली से होगा? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम यूनिट, यानी कि एसआई पद्धति द्वारा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट द्वारा होगा। कब स्टार्ट हुई है? तो 1971 में हुई अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा। इन्होंने क्या किया? तो मूल राशियां मैंने आपको 7 बताई थी कल की क्लास में। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। उन 7 मूल राशियों के 7 यूनिट फिक्स कर दिए कि भाई ये 7 मूल राशियां केवल इन्हीं 7 यूनिट में मापी जाएंगी, कोई झगड़ा नहीं करेगा। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है, यानी कि कोई चीज आपको किसी दूसरे देश में भेजनी है, तो आप उसको केवल एसआई पद्धति में ही माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एसआई पद्धति में ही माप सकते हैं। अब एसआई पद्धति होती क्या है? तो इन्होंने सार्वभौमिक नियम बना दिए कि यही सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक इन्होंने बनाया किसको? किलोग्राम को। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होना चाहिए और द्रव्यमान को सभी किस में मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। तो ये मूल राशि है और ये इनके ये क्या है? मूल मात्रक हैं। जो एसआई पद्धति में फाइनल हुए कि ये मूल राशियां इन मात्रक द्वारा मापी जाएंगी, उन्हीं को क्या कहा गया? मूल मात्रक कहा गया। यानी कि द्रव्यमान एक मूल राशि है और इसको किलोग्राम में मापा जाएगा, तो किलोग्राम इसका मूल मात्रक हो गया, यानी कि फंडामेंटल यूनिट हो गया। क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे किलोग्राम, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में किलोग्राम को ही मान्यता मिली हुई है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ही माप सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अपने घर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने घर में तो ग्राम में मापिए, कुछ भी आप किसी भी चीज फॉर्म में माप सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब जब आप मापेंगे तो किलोग्राम ही मान्य होगा। अब बात आती है किसकी? लंबाई की। तो लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर को बताया गया है, यानी कि मीटर को माना गया है। लंबाई जब भी इंटरनेशनल लेवल पर मापी जाएगी तो मीटर होगा, यानी कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। साथ ही साथ इनके जो सिंबल है, यानी कि संकेत हैं, वो भी एसआई पद्धति में दर्शाए गए थे, उनका भी जिक्र हुआ था। किलोग्राम होगा वो केजी से व्यक्त किया जाएगा, यानी कि केजी। जैसे 5 किलोग्राम आपको लिखना है तो 5 पूरा किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, 5 केजी आप लिख सकते हो। इसी से हम समझ जाएंगे कि ये केजी का मतलब किलोग्राम है। तो संकेत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। केजी मतलब किलोग्राम, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकंड। और जब केल्विन की बात आएगी तो ताप का मूल मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। तापमान का मूल मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। और इसका संकेत क्या होता है? के होता है भैया। सेकंड का एस होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर को माना गया। किसको? एम्पियर को। यानी कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापेंगे और इसका सिंबल होता है ए। क्या होता है? ए। ज्योति तीव्रता कैंडला, कैंडला को ज्योति तीव्रता का मात्रक माना गया। तो पदार्थ की मात्रा मतलब मोल, मोल में मापी जाएगी पदार्थ की मात्रा, और इसका सिंबल MOL, कैंडला का CD होता है। ये सभी चीजें आप देख लें, नोट कर लें, आए दिन एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए संपूरक भौतिक राशि। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये तो 7 मूल राशियां हो गई जिनके इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ने 7 मूल मात्रक बता दिए, लेकिन अब ये बताओ जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनका क्या हुआ? उन्हें हम कैसे मापेंगे? उन्हें और कौन से मात्रक द्वारा उनको मापा जाए, यानी कि उनकी यूनिट क्या होगी? जैसे कि क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो हम क्षेत्रफल में किसको माप सकते हैं? तो उसके लिए क्षेत्रफल को मापने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या करेंगे आप? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या बताया गया है? तो लंबाई का मात्रक मीटर बताया गया है, मतलब m। और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई होती है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? m। इस प्रकार इसका मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो आप मापेंगे वो मीटर स्क्वायर में मापेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का मूल मात्रक पूछा जाए तो मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर स्क्वायर।
इसी प्रकार इन सातों मूल राशियों के माध्यम से, इनके 7 मूल मात्रक के माध्यम से ही अन्य सभी व्युत्पन्न राशियों के मूल मात्रक भी निकाले जा सकते हैं। उनको स्पेशल व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो इन्हीं 7 मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, तो उनका मान भी इन्हीं पर निर्भर करता है और उनके मात्रक भी इन्हीं पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चाल का मूल मात्रक क्या हुआ, चाल को आप किस फंडामेंटल यूनिट में मापेंगे। तो जैसे कि मान के चलो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसका आपको फंडामेंटल यूनिट निकालना है, तो यहां पर देखिए दूरी का फंडामेंटल यूनिट क्या बताया गया है, दूरी मतलब लंबाई, एक ही बात है। तो लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, यानी कि दूरी का मात्रक बताया है मीटर, और समय का क्या बताया हुआ है, तो सेकंड बताया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड ये चाल का क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, मतलब मूल मात्रक हो जाएगा स्पीड का, यानी चाल का। इस तरीके से अन्य सभी राशियों के मूल मात्रक आप निकाल सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के। आशा करता हूं आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। आप इनको अच्छी तरह से देख लें, याद कर लें। आए दिन सिंबल से, मूल मात्रक से प्रश्न बनते रहते हैं परीक्षाओं में। अब आगे है संपूरक भौतिक राशि। अब ये क्या होती है भैया, तो अभी पिछली स्लाइड में हमारे मन में एक गलतफहमी उत्पन्न हुई थी कि 7 मूल मात्रक की सहायता से ही अन्य सभी व्युत्पन्न राशियों के मूल मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कैसे, तो मान के चलिए ये कोई आधार है, क्या है, जैसे आपने क्या किया, एक कोई पिंड लिया, यानी कि एक कोई गोल चीज ली, जैसे आलू मान सकते हैं आपने कोई आलू ले लिया और उस आलू को एक डोर के माध्यम से, यानी कि एक इस तरीके से बांध लिया आपने, इससे एक डोरी के माध्यम से बांध लिया, एक तार के माध्यम से आलू को आपने बांध लिया। अब इसको आप घुमाना प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे, घुमाना प्रारंभ करेंगे, तो ये क्या करेगा, अपने स्थान में परिवर्तन करेगा। हर समय पर इसकी जो पोजीशन होगी, उसकी स्थिति होगी, उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो कुछ समय में ये जो आलू है वो यहां से कहां आ जाएगा, इस स्थान पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर ये एंगल बना, कौन सा एंगल बना, जो यहां पर एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मतलब कितने समय में ये एंगल बना, इसको हम बोलेंगे कोणीय वेग। क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग बोलेंगे कि कितने समय में कितना एंगल बना, वो क्या होगा, कोणीय वेग होगा। अब कोणीय वेग का मैं आपसे क्या पूछूं, कोणीय वेग का यदि मैं आपसे मूल मात्रक पूछूं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट पूछूं, तो आप क्या बताओगे। तो चाल हो गई, एक तरह का वेग हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि कितने समय में कितनी दूरी यहां पर चली गई, कितना एंगल बनाया गया कितने समय में, वही तो कोणीय वेग का मान होगा। तो कोण कितना बना, क्या बना, कोण कितना बना, वो कितने समय में बना, यही तो कोणीय वेग होगा। अब हम देख रहे आए अपनी लिस्ट में कि कोण का मात्रक क्या है, तो कोण का तो कोई मात्रक ही नहीं मिला। अब ये यहां पर गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए, इसी गड़बड़ के लिए एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में 2 संपूरक भौतिक राशि और ऐड की गई। क्या की गई, 2 संपूरक भौतिक राशि और ऐड की गई। मतलब समतल कोण, जो कोण समतल पर बनेगा उसे आप रेडियन में मापेंगे, इसमें रेडियन में मापेंगे। और जो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, RAD होगा। और जो घनकोण बनेगा, ये भी अभी समझाऊंगा घनकोण क्या होता है, इसे आप स्टेरेडियन में मापेंगे, किसमें, स्टेरेडियन में। और इसका जो सिंबल होगा वो SR होगा। क्या होगा, SR। अब आप कोणीय वेग का फंडामेंटल यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे, तो कोण का क्या बताया गया है, रेडियन। क्या बताया गया है, रेडियन। और समय का सेकंड बताया गया है, तो रेडियन पर सेकंड होगा कोणीय वेग का मात्रक। इस प्रकार आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब घनकोण क्या होता है, घनकोण को ठोस कोण भी बोला जाता है। क्या, ये चीज इंपोर्टेंट है, ठोस कोण, यानी कि सॉलिड एंगल भी बोला जाता है घनकोण को। अब ये क्या होता है, ये आपको स्टेरेडियन में मापना है। तो जब वो कोण समतल में बनेगा तो वो होगा कौन सा, ओनली कोण होगा, यानी कि समतल कोण होगा। और जब कोई कोण सॉलिड में, किसी सॉलिड बॉडी यानी कि सॉलिड सरफेस में बनेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट में बनेगा, तब वो क्या होगा, घनकोण होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप तरबूज खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, तरबूज। तो तरबूज अंदर कैसा निकलेगा, कच्चा है, पका है, लाल है, सफेद है, ये चीज जानने के लिए आप क्या करते हैं, इसका थोड़ा भाग क्या करते हैं,
कटवाते हैं और उसे चेक करते हैं निकाल कर। तो जो भाग निकालने के बाद, जो कटा हुआ भाग है उसे निकालने के बाद जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही क्या होता है, घनकोण होता है। यानी कि सॉलिड में जो एंगल बनेगा वो घनकोण होगा और उसको आप स्टेरेडियन में मापने का काम करेंगे। तो आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज की क्लास में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी वो एक बार हम रिकैप उनका देखेंगे। तो प्रत्येक मापी गई माप में एक संख्या और एक इकाई होती है। यानी कि अगर कोई भी माप, किसी भी भौतिक राशि की माप आपको रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, यानी कि एक आंकिक मान और एक मात्रक। अब ये मात्रक होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हीं की वजह से आगे का बखेड़ा खड़ा हुआ था। आंकिक मान तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर भी हो सकता था, यहाँ मीटर भी हो सकता था, फुट भी हो सकता था, इसी प्रकार यहाँ सेकंड भी हो सकती थी, किलोग्राम भी हो सकता था, सॉरी यहाँ पर सेकंड हो सकती थी और घंटा भी हो सकता था, मिनट भी हो सकती थी। उस प्रकार यहाँ पर आगे का बखेड़ा खड़ा होगा। अब दिक्कत ये हुई कि हम मापें किसमें, विभिन्न प्रकार की प्रणालियां प्रचलन में है। कोई किलोग्राम में मापता है, कोई ग्राम में मापता है, कोई पाउंड में मापता है। तो विभिन्न प्रकार की प्रणालियां क्या है, प्रचलन में है। और वो कौन कौन सी प्रणालियां हैं, तो एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसको FPS सिस्टम कहा जाता है, और एक CGS पद्धति है जिसे गॉसियन प्रणाली भी कहा जाता है, एक MKS पद्धति है जो कि यांत्रिकी से संबंधित है। अब इन सभी पद्धति को फॉलो करने वाले सभी लोगों में कोई किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर SI सिस्टम लागू किया गया, जिसमें हमको बताया गया कि आपको हमेशा माप इन्हीं मात्रक द्वारा लेनी है। जैसे कि द्रव्यमान की माप हम हमेशा किलोग्राम में लेंगे, यानी कि द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होगा, लंबाई का मीटर होगा, समय का सेकंड होगा, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। अब बाकी जो व्युत्पन्न राशियां बची थी उनका मात्रक हम जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक से निकाल सकते हैं। लेकिन कोण की जब कंसेप्ट आई तो हम क्या हो गए, एक दिक्कत पैदा हुई कि कोण का हम कैसे मूल मात्रक निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दो संपूरक भौतिक राशि भी ऐड की गई 1978 में ही। समतल कोण उसके लिए रेडियन में आप माप लेंगे, घन कोण उसके लिए स्टेरेडियन में। ये चीजें आज हमने जानी पड़ी। अब इस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। साथ ही हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय